ऊर्जा समझ जाओगे। फिर जब ग्रह आ जाएगा तो आप आसानी से प्रिडिक्शन कर लोगे। तो 11th गेंस कहाँ से हो रहे हैं, किस एनवायरमेंट से हो रहे हैं, वृष की। वृष बैल है, यानी कि आपको अपने नेटवर्क सर्कल में काम कर देना है, इच्छा नहीं करनी है, इच्छा नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हर चीज अपने से 10वीं है। नेटवर्क पे आपने धन से मदद कर दीजिए, उम्मीद ये मत करिए धन वापस आएगा। अगर अब तो ये समझदारी भी है। अब ये अगर कोई मान लो पैसा बचाना ही चाहता तो ये वो मान के चले कि अगर उसने अपने दोस्तों को पैसा दे दिया तो पैसा वापस नहीं आएगा, क्योंकि वृष राशि देने की है, वो तुम्हारा कर्मा है वहां पे। क्यों? क्योंकि हर चीज अपने से 10वीं है। तुम्हारा पैसा अपने से 10वें स्थान पे नेटवर्क में है, तो तुम्हारे पैसे का कर्मा तुम्हारे दोस्तीदारी रिलेशन से जुड़ गया है, तुम्हारे गेन से, नेटवर्क से। तो तुमको करना ही करना है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। अब जैसे यहाँ मतलब डिजायर की राशि यहाँ पे पड़ गई 12वें, यानी कर्क राशि वाला डिजायर काहे की है, गुरु मिल जाए, ज्ञान मीन राशि है। अब डिजायर काहे की, यार सोने को मिल जाए। कर्क राशि वाला क्या यार शांति से सोने को मिल जाए, समझने की प्रयास करिए। ठीक है, एनर्जी को जोड़ना है। और अपने से 10म है, अपने से 10म है, तो छोटे भाई बहन विदेश यात्रा कर सकते हैं। आपका पराक्रम विदेश में हो सकता है। अब देखिए कैसे पराक्रम विदेश में, रामचंद्र जी का मान लो चार्ट ले लो तो 6 नंबर पराक्रम का हुआ, उसकी दूसरी राशि यहाँ पड़ रही है। तो पराक्रम कहाँ किया, विदेश में जाके, श्रीलंका में। और किसके साथ किया, भाई के साथ जाके किया। तो तीसरा नंबर छोटा भाई भी साथ में गया पराक्रम करने। ठीक है, तो इस तरह से तो अब चीजों को आपको समझना चाहिए। ठीक है, तब एक कनेक्शन बनाना पड़ता है कई कई चीजों का, फिर सोचना पड़ता है। कई बार कनेक्शन थोड़ा देर बाद भी मिलता है, नहीं एक बार में नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो यानी कि कंफर्ट, एफर्ट, 8th हाउस इज ऑल अबाउट एफर्ट्स। अब देखिए अब आपको हम समझा देते हैं। जब अष्टम में हमने कहा बच्चों का मामला है, 5th हाउस बच्चों का होता है, तो रामचंद्र जी का लव कुछ पैदा हो गए, पता ही नहीं चला, गुप्त रहा मामला। एफर्ट भी करना पड़ा, जब उन्होंने घोड़ा पकड़ लिया तो उनसे एफर्ट भी करना पड़ गया। तो कर्क राशि वालों को भी अपने बच्चों से एफर्ट करना पड़ सकता है, कि कोई ना कोई गुप्त बात उनके बारे में हो सकती है। एक लॉजिकली सोचो, भाई लवकुश तो वाल्मीकि के आश्रम में पैदा हुए, तो उनको तो पता ही नहीं था कि मेरे बच्चे तो पैदा हो गए। कुछ ना कुछ तो गुप्त रहा ना बच्चों के बारे में, अपने बच्चे हुए पता ही नहीं। ठीक है, और अब बच्चों की दूसरी राशि अपने से छठी पड़ रही है, बच्चों की इसकी दूसरी राशि यहाँ पे पड़ रही है जो कि इनका कर्मा है। तो छठा होना जब मंगल की एक राशि यहाँ पे, एक राशि यहाँ पे, तो ये भी दोनों राशियों का एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं। तो षष्टक बन गया ना, ये षष्टक तो बन ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं एफर्ट भी दिखाता है। जैसे वहां पे देखिए 1 2 3 4 बन रही है, 3 और 6, तो विदेश में भाई ने सुख प्रदान किया, हर चीज का ध्यान रखा, साथ में रहा, सुख लिया। लेकिन यहाँ पे बच्चे षष्टाष्टक हैं, दोनों राशियां मंगल की। तो एफर्ट करिए, रिश्ता बनाने की कोशिश करिए, तब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए और समझिए। अब ग्रहों से भी आप बहुत सारी चीज समझते हैं, लेकिन ग्रहों की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं है समझने का। तो ऐसे आपको सारी चीजें समझनी चाहिए। ठीक है, तो अब एक और करते हैं और आगे चलते हैं और देखते हैं कि और सिंह राशि में कैसे समझना है। तो ये समझिए कंफर्ट, एफर्ट और मोक्ष। तो जब इनके धर्म की राशि में मोक्ष त्रिकोण आ गया, तो इसका मतलब 12th हाउस उठ के जब 9th में आया, तो आप क्या कहेंगे, जब सारी देश विदेश की यात्रा कराए तो धर्म बढ़ा। समझो, रामचंद्र जी सिर्फ अयोध्या में रह जाते तो शायद इतने फेमस ना होते, लेकिन क्योंकि 12वीं राशि भाग में थी, तो धर्म में थी, भाग वाले हाउस में थी, तो इसका मतलब जब पूरा भ्रमण किया हिंदुस्तान का, हर जगह घूमे, तो भाग में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, अब आ जाते हैं, वैसे तो 5 नंबर है, लेकिन 1 नंबर भी में फिर 5, और यहाँ पे जब आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 नंबर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 नंबर। 1 नंबर जो होता है, ठीक है, अब ये हो गया धर्म से, यानी
वंसल इंसान, सॉरी, ठीक है। और 5 नंबर होता है एबिलिटीज, एबिलिटीज, और 9th नंबर होता है ड्यूटीज। ड्यूटीज नॉर्मली वंशल से शुरू होगा, कोई जब मेष लग्न में स्टार्ट बनाएंगे ना तो ये यहाँ पे आएगा, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए समझा देते हैं। ये कीवर्ड नोट कर लिए, बहुत जरूरी है। यहाँ पे एग्जिस्टेंस है। अब देखो पहली चीज समझो, हर चीज अपने से कहाँ है, यहाँ पे सर होना चाहिए, सर यहाँ पे, यानी कि हर चीज अपने से नवी है। बहुत ध्यान से समझना, इसको जब अगर समझ लोगे तो दिक्कत नहीं होगी कुछ भी समझने में। जब हर चीज अपने से 9th है तो 9th धर्म है, भाग्य है, ठीक है। तो यानी कि जहां पे पैसा अपने से 9th पोजीशन, पराक्रम अपने से 9th, सुख अपने से 9th, ठीक है, सुख इज अपने से 9th, बच्चे अपने से 9th, शत्रु अपने से 9th, हर अपनी मूल पोजीशन से एवरीथिंग इज 9th फ्रॉम इट सेल्फ, ठीक है। एवरीथिंग इज 9th फ्रॉम इट सेल्फ, ठीक है। सब अब इस पे थोड़ा सा विचार करो, 1-2 सेकंड रुक के। अगर हर चीज अपने से 9th है तो, और 5th हाउस जो होती है वो एबिलिटीज है, क्रिएशन है, ठीक है। व्हाट यू कैन क्रिएट, हाउ मच यू आर, आपकी एबिलिटीज क्या है। लग्न से पंचम जो आप एबिलिटीज, तभी तो आप स्पोर्ट्स, इंटरेस्ट, विद्या, विद्या का तो इसमें एबिलिटी हमने इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि हमें फिर अलग अलग बताना पड़ेगा। विद्या भी हम एबल हैं तो हम, बुद्धि है ना, 5th हाउस बुद्धि भी है, बुद्धि का क्या मतलब, एबिलिटी से हम क्रिएट करते हैं चीजें, इसीलिए क्रिएशन भी है 5th हाउस। 5th अगर आपको किसी, आपको सिंह लग्न मिली है, इट मीन्स कि ये जन्म जो है आपके अंदर कोई एबिलिटी है, राज करने की हो, शेर की तरह रूल करने की हो, बट यू आर ब्लेस्ड विथ समथिंग एबल हो, और उस एबिलिटीज नॉर्मली जब मेष लग्न हम बनाते हैं तो एग्जैक्ट त्रिकोण आपको समझ आता है, यहाँ पे हम है, ठीक है, वन सेल्फ है, ठीक है, वन सेल्फ कह लो या एग्जिस्टेंस कह लो, एग्जिस्टेंस थोड़ी देर के लिए 1 नंबर यहाँ पे ले आओ और तब समझ लो एग्जिस्टेंस, राइट। तो एग्जिस्टेंस मेष है तो सिंह उसकी एबिलिटीज है, तो फिलहाल सिंह पे ही चर्चा कर लेते हैं। तो सिंह पे जब अगर चर्चा कर रहे हैं तो यानी कि क्रिएशन और एबिलिटी वो इंसान के अंदर है, और उसको 9th हाउस क्योंकि ड्यूटीज का होता है तो उसको 5th हाउस के डोमेन, बच्चों के प्रति, सारे प्रति ड्यूटीज निभाने का एक, यानी धर्म जो है बच्चों पे, धर्म जो है पंचम हाउस पे एजुकेशन के रिगार्डिंग आ गया है, संबंध बन गया। और हर चीज अपने से 9th का स्लोगन याद रखना, उसी से सारे प्रेडिक्शन निकले, एवरीथिंग इज 9th फ्रॉम इटसेल्फ। शत्रु घर में बैठ गए हैं, ऑब्वियस सी बात है, शेर को उसी के बच्चे पछाड़ देते हैं, ठीक है। अगर कभी डिस्कवरी देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि राजा कई बार अपने उसकी संतान ही वहां पे आके कंपटीशन करके या अपनी इच्छा से दे दे या दूसरी तरीके से, और लॉजिक से भी इसको समझने का कोशिश करते हैं। किसी को, किसी भी हाउस को कहीं पकड़ लो तो अब जब छोटा भाई आपके गेम्स में बैठ गया है तो एनर्जी कहाँ से है, फायदा कहाँ से हो सकता है, यानी कि पड़ोसी से, छोटे भाई बहन से, कम्युनिकेशन से, मिलने जुलने से, पराक्रम से इच्छा पूर्ति होगी। माता अपने से भाग्य स्थान पे और तुम्हारे खर्चे पे बैठी है, माता के ऊपर भी खर्चा हो सकता है, और क्योंकि सुख जो है खर्चे में आ गया है, वाहन खर्चे में आ गया है, गाड़ी भूमि वाहन, माता खर्चे के हाउस में 12th हाउस से संबंध बना रही है यहाँ पे, और वहां पे कर्मा है, तो इसका मतलब माँ की, माँ देखो अगर ये 4th हाउस यहाँ पे होता है तो अपने से नवम आया है, भाग्य स्थान जो कि तुम्हारा खर्चा है, यानी माँ का भाग में तुम्हारे खर्चे का योगदान होगा, तब उनका भाग या जो भी कह लो, ठीक है, उस पे एक्सपेंस करना पड़ेगा, ठीक है। सुख की राशि क्योंकि 12th हाउस में स्टैब्लिश है। गाड़ी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो गाड़ी
यहाँ पे आपके 12th हाउस में वो राशि यहाँ पे पड़ गई है। तो अगर गाड़ी से सुख चाहिए तो यू हैव टू स्पेंड, ठीक है, राइट। कई केसेस में ऐसे आदमी दूर जाके घर भी बना लेते हैं, क्योंकि होमलैंड है, 4th हाउस होमलैंड, मदरलैंड, मदर, वो 12वें में चला गया, यानी विदेश में घर, होमलैंड को छोड़ के जाना पड़ सकता है। वहां पे भाग है, यानी तुम्हारा सुख का भाग कहाँ है, या तो देने में है या विदेश में। आपको कुछ नहीं करना है। सिंह राशि वाले लग्न, सिंह लग्न या सिंह राशि अगर फर्स्ट हाउस में है, सिंपल सी बात है, उसका सुख कहाँ है, या तो नींद मारे शेर की तरह सोए पूरे टाइम, उसको सुख मिल रहा है, या फिर विदेश जाके या कहीं जाके अपना कार्य करें। 8th हाउस यहाँ पे है, वृश्चिक है, गंदा पानी है, ठहरा पानी है, यहाँ मन नहीं लगेगा, उसके कारण भी जाना पड़ सकता है। घर का माहौल ऐसा हो कि वो छोड़ के चला जाए दूर, ये नेचुरल ऊर्जा है। ये भी अपने से नवी है, यानी कि मृत्यु के भाग में, मृत्यु है तो उसका भाग है ये भैया, अगर आयु है तो आयु का भाग है, वहां पे वृश्चिक राशि पड़ गई है। अब कैसे इसको समझेंगे, तो वृश्चिक राशि आपके सुख की राशि के ऊपर डोमिनेट कर रही है सिंह लग्न में। तो यहाँ पे हो सकता है आपने, आपके और आपके माता जी के बीच में वृश्चिक की कोई डोमेन जैसी रिलेशनशिप हो। अब तुमको एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे जब बिच्छू, लेडी मादा बिच्छू एक बार में बहुत सारे बच्चों को जन्म देती है, और बच्चे भूख, इतने भूखे होते हैं कि वो मादा बिच्छू के ऊपर एक प्रोटीन का खोल होता है, उसी को खा डालते हैं। और कई केसेस में देखा जाता है कि माता की डेथ भी हो जाती है। अब जब वृश्चिक राशि चतुर्थ में पड़ी है तो सिंह राशि, तो तुमने कई बार सुना होगा कि शेरनी भी कई बार अपने बच्चों को खा डालती है, शेर। यहाँ कहने का यहाँ मतलब सुनो, यानी कि सिंह राशि वाले या सिंह लग्न वाले अपनी माता के रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। भले मतलब जब उसके जो प्रोटीन का खोल होता है उसी को खा के पनपते हैं। प्रोटीन का खोल क्या सिंबॉलिक करता है, सिंबॉलिक करता है कि पैसा, जो भी माँ के पास रिसोर्सेज, गहने, धन, प्रॉपर्टी। सिंह लग्न में एक इनेट ऊर्जा है। अब ये कैसे ऊर्जा है, क्योंकि डिस्कवरी में जब हमने पहली बार देखा तो फिर हमने उसको रिलेट किया, बिच्छू के बच्चे सब अपनी माँ के पीठ पे चिपक जाते हैं और उसके खोल होता है, उसको प्रोटीन के खोल को ईट कर लेते हैं। इसका मतलब माता के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में वो नंबर 1 होते हैं। और वृश्चिक राशि पड़ भी रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो प्रेम से या जो है फोर्स से, उससे माता को तकलीफ भी हो सकती है। अब ये तुम जिनकी भी सिंह लग्न की कुंडलियां है उसमें जरा एक बार चेक करना, तुम्हें ऊर्जा समझ में आएगी। उसी प्रकार कर्म की राशि 6ठे हाउस में पड़ी है, तो मामा के प्रति कर्मा, जनरल जानवरों के प्रति कर्मा, ठीक है, रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा के प्रति कर्मा, लिटिगेशन के प्रति कर्मा, डेली रूटीन के प्रति कर्मा, यानी कि सिंह लग्न वाले को, क्योंकि शेर जो है, एक बात समझ लो, मैंने तुम्हें क्या बताया, क्योंकि मैंने तुमको क्या बोला, उसका जो है बुढ़ापा बड़ा खराब होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो सिंह राशि पड़ रही है आइसोलेशन। फिर समझ लो, बहुत सिंपल है ज्योतिष। एक एक अगर एक एक लाइन से 2-3 पॉइंट भी मेरे समझ में आ गए ना तुम्हें, मैं भले 10 बता रहा हूँ, 2 भी तुमने पकड़ लिए तो जिंदगी तुम्हारी पार है। शेर जब बूढ़ा हो जाता है, शिकार के लायक नहीं रहता, तो सब उसको सब त्याग देते हैं, वो घिस घिस के मरता है आइसोलेशन में जाके। सेम देखो 12वीं राशि जब उसके मृत्यु स्थान पे पड़ गई, तो जब नहीं रहेगा किसी का भी, तो 12वीं राशि तुम सबको पता आइसोलेशन की होती है, तो मृत्यु कहाँ होगी, आइसोलेशन में होगी। कोई हो सकता है आसपास ना हो, आइसोलेशन का ही मतलब कि कोई बच्चे अच्छे नहीं होंगे पास में, ठीक है, शिकार कर नहीं सकता है, बुढ़ा हो चुका है, तो इसका मतलब ये ऊर्जा है। क्यों? क्योंकि आइसोलेशन है, मृत्यु का एनवायरमेंट आइसोलेशन में है। शेर जब शिकार नहीं कर पाता है तो फिर क्या करता होगा बेचारा, भूखे मरता होगा, राइट। तो इस तरह चीजों को समझने की जरूरत बहुत जरूरी है। ये 2 फंडामेंटल में ध्यान रखना जो तुम्हें सिखा रहे हैं, हर चीज अपने से नवी। 9th के जितने एट्रीब्यूट जानोगे वो तो सब सिंह राशि पे लगेंगे। सिंह लग्न में राशि होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इसको लग्न समझ लिया करो, ये आदत है तो निकल जाता है मुझे, ठीक। तो ऐसी इस चीज को समझो। जैसे माँ उठ के 12th में चलेगी, यानी सिंह लग्न के जातक का माँ का भाग या माँ का सुख कहाँ है, और ये माँ का भाग है, 4th का भाग है 12th में।
अब इसको एनर्जी को जोड़ना है तुम्हें, जैसे मैंने 12th में बताया ना शेर की आखिरी समय में, तो इसीलिए सिंह लग्न वालों के, अगर सिंह लग्न है तो आपको अपना रिटायरमेंट प्लान, रिटायरमेंट की तैयारी प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। अब इसमें कोई अतिशोक्ति है नहीं, क्योंकि ऊर्जा तो देखो बनी रही है ना। जब खर्चे की राशि, आइसोलेशन की राशि तुम्हारे मृत्यु स्थान पर पड़ रही है, तो अब कैसे इसको तुम डिनाई कर लोगे ब्रह्मा की ऊर्जा? हम कहते हैं प्लैनेट इवेंट दें ना दें, क्या देंगे वो सब बात की बात है, लेकिन तुमको ज्योतिष से यही तो एक फायदा ऋषियों ने बताया है कि आने वाले समय की आहट लेके तैयारी कर ली, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे इतनी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं? दिस इज इम्पोर्टेंट। तो बहुत सारे हाउसेस को रेफरेंस बनाना, कोशिश करना, समझना, ठीक है, राइट? अभी हम टाइम हमारे पास इतना तो नहीं हो सकता है कि हम हर चीज जो है एक एक हाउस से एक पॉइंट को, एक हाउस में कई पॉइंट निकल सकते हैं, ठीक है? तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? सेम वे। चलो अनुरूप थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद कन्या से शुरू करते हैं, सिंह तक तुम लोग आ गए। एबिलिटीज और वन सेल्फ एग्जिस्टेंस, यानी मेष लग्न जो है वो सेल्फ एग्जिस्टेंस, और उसके बाद उसकी एबिलिटीज, पंचम से उसकी एबिलिटीज त्रिकोण में, और उसके बाद ड्यूटीज। ये एक 5-9 का ये खेल है। तो यहाँ पे क्योंकि से स्टार्ट किया तो एबिलिटी लेके वो इंसान आया है। शेयर में एबिलिटीज होती हैं, एबिलिटीज हैं, और 9th में उसको, क्योंकि धनु राशि पड़ी है, तो उसको संतान के प्रति, शिक्षा के प्रति, और 5th हाउस के जितने भी डोमेन है उनके प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करना उसकी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। और क्योंकि हर चीज अपने से नवी है, इसलिए हर जगह धर्म का पालन, हर रिश्ते में, शत्रु में भी धर्म का पालन। धर्म का मतलब व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग की परिभाषित करना आना चाहिए, वही धर्म है। सिंपल भाषा में, बड़ी डेफिनेशन नहीं देंगे। धर्म का मतलब इत धार्यति धर्मा, जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है, जो धारण करने योग्य ना हो वो अधर्म है, ठीक है? चलो अनुरुद्ध या दीपा में कौन है? Recording stopped. अब देखिए वर्गो, वर्गों में हर चीज अपने से 8वीं, लग्न अपने से 8वीं, धन अपने से 8वां, पराक्रम अपने से 8वां, शुभ अपने से 8वां, संतान अपने से 8वीं, शत्रु अपने से 8वां, पत्नी अपने से 8वीं, आयु अपने से 8वीं, भाग अपने से 8वां, कर्म अपने से 8वां, इच्छा पूर्ति अपने से 8वां। क्या समझ में आया? पहली चीज तो 6th हाउस लग्न में लेके आए, तो रोल क्या बना इस जीवन का? इनकी भी वर्गो एसेंडेंट है, उनका इस जन्म का उद्देश्य क्या है? इफ यू आर हैविंग वर्गो एसेंडेंट और वर्गो मून साइन प्रोमिनेंट होता है, मानते हैं, तो सबसे पहली चीज है 6th हाउस और वर्गो की ऊर्जा को आप समझें। और दूसरा पहलू है कि हर चीज जब अपने से 8वीं है, तो 8वां मीन्स होता है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, और 6th राशि अपने आप में द्विस्वभाव राशि है। तो इसका मतलब कि आपको, जब आपको ईश्वर ने हर चीज अपने से 8वीं दे दी है, और 8वां ट्रांसफॉर्मेशन है, सडन इवेंट्स है, अप एंड डाउन है, अकल्ट भी है, ठीक है? तो इसका मतलब यू हैव टू बी रेडी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव हर चीज में होगा आपके, हर चीज में, पढ़ाई में, शिक्षा में, पत्नी में, क्योंकि पत्नी में भी द्विस्वभाव राशि पड़ेगी। देखिए सिंह राशि, तो मीन राशि द्विस्वभाव, तो एवरीथिंग इज 8th फ्रॉम इट्स प्लेस। इस ऊर्जा के साथ आपको जीवन बिताना है, ये एक्सेप्टेंस आपके अंदर आनी चाहिए। अब 8th हाउस के जितने अच्छे डोमेन आप ढूंढ लो और उनको फॉलो करो, वही बेस्ट है। 8th हाउस में बहुत सारी तकलीफें भी हैं। देखो पहले समझ लो, तुम लोग को 2-3 चीजें और समझा देते हैं बेसिक ज्योतिष की, जो तुम लोग के जीवन भर काम आए। अपचय उपचय हाउस 3, 6, 10, 11 दे आर द ग्रोथ हाउस। नोट कर लो, सिंपल नोट कर लो, 3, 6, 10 और 11 ये है ग्रोथ हाउस, दे डेवलप विद टाइम। तीसरे से छोटे भाई बहन डेवलप विद टाइम। 6 शत्रु, रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा
जरूरी नहीं है पैदा होते हो जाए, दे विल डेवलप विद टाइम। 10 नंबर प्रोफेशन, कर्मा। कर्मा जब तुम पैदा होगे तो कर्मा तुम्हारे माँ बाप 2-4 लोगों से होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते हो, स्कूल में कर्मा, टीचरों से कर्मा, बच्चों से कर्मा, पड़ोसियों से कर्मा। कर्मा विल डेवलप विद टाइम। सेम वे इच्छाएं, पैदा होते ही तो उसे दूध पी लिया, क्या पता तुम्हें क्या इच्छाएं, जैसे जैसे बढ़ते हो इच्छाएं डेवलप होती हैं, ग्रो विद टाइम। तो सबसे पहले चार्ट की ऊर्जा को पकड़ो। जो 3, 6, 10, 11 हाउसेज होते हैं, ये हाउसेज होते हैं, दे विल डेवलप विद टाइम। बीमारियां विल डेवलप विद टाइम। 2-4 केसेस में प्रारब्ध के कारण जन्म लेते ही वो एक अलग मैटर है, अदरवाइज नॉर्मल 95% केसेस में, 98% केसेस में आप देखोगे दीज थिंग्स विल ग्रो स्लोली। ठीक है। उसी प्रकार दुष्टाना हाउस, 6, 8, 12 दुष्टाना हाउस कहलाते हैं। दुष्टाना हाउस की अगर एनर्जी को समझो तो सिंपल है, दे नीड योर हार्ड वर्किंग कैलिबर। 6, 8, 12 में हार्ड वर्क करना, आयु के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क कैसे? नपतुला खाना, समुचित नींद, समुचित व्यायाम। व्यायाम हार्ड वर्किंग है ना। सुबह 5 बजे उठ के कौन टहलने जाना चाहता है, लेकिन अगर आयु बढ़ानी है, प्राणायाम करना है, खाने पे कंट्रोल करना है। किसको खाना नहीं अच्छा, जवान का टेस्ट खराब लगता है, बट हार्ड वर्क चाहिए ना, उस टेस्ट को मार पाए, तभी तो आयु बढ़ेगी। तो दुष्टाना हाउस नीड योर हार्ड वर्क को बढ़ दिया। छठा हाउस शत्रु, शत्रु को दबाना। कोई शत्रु अगर तुम्हारा कोई है, बीमारी है, तो उसके लिए फिर हार्ड लेबर करना पड़ता है, जो डॉक्टर बताता है, जो परहेज है, जो दवा है, जो रूटीन है, फॉलो करना पड़ेगा। तो इट नीड्स हार्ड वर्क। ट्वेल्थ हाउस, खर्चा करना किसको नहीं पसंद होता है, बट इच्छा शक्ति चाहिए ना, हार्ड वर्किंग चाहिए ना। तो 6, 8, 12 दे जस्ट नीड, यू हैव टू डू हार्ड वर्क इन दैट। और केंद्र त्रिकोण में फायदा हो जाता है। तो लक्ष्मी और विष्णु स्थान है, तो वो यहाँ पे इसीलिए इनको शुभ माना गया कि इनमें ज्यादा मेहनत नहीं है। 6, 8, 12 मेहनत है। अब देखो 6 हाउस जो है वो जो है ग्रोथ हाउस भी है और हार्ड वर्किंग का भी हाउस है। तो यानी कि समय समय के साथ उसमें जो है परेशानियों की ग्रोथ भी होगी, बढ़ेगा भी वो, और हार्ड वर्क भी उसी तरह से। इसलिए छठा हाउस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारे हाउस इंपॉर्टेंट है रेफरेंस बनाओगे तो ये माइंड में ये 2 बेसिक कॉन्सेप्ट बैठा लो। बाकी तो और भी बहुत तरह के ट्रेक, ये वो दुनिया में तुम जहाँ केंद्र त्रिकोण वो सब आप जानते हो, तो मैंने उस पर इतना फोकस नहीं किया, लेकिन ये समझाने के लिए बहुत जरूरी है। तो एवरीथिंग इज एर्थ। तो एर्थ में हार्डवर्क और साथ साथ छठी राशि, तो ग्रोथ तय है। क्यों? क्योंकि छठी राशि 3, 6, 10, 11 ग्रोथ है, समय के साथ ग्रोथ। तो इस इंसान की समय के साथ ग्रोथ होगी, जब तक वो अंबानी घर में ना पैदा हो जाए, रेयर केस में। ठीक है। अदरवाइज ग्रोथ इज ऑलवेज नीडेड और हार्ड वर्क इज ऑलवेज नीडेड। ठीक। सेवा की राशि है, जो कारतक तुमने वर्गों के पढ़े हैं, वेजिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, क्रिटिसिज्म, जिद्दी, किसी की बात ना सुनना, सब कुछ यहाँ पे तुम्हें धीरे धीरे एक एक करके सेट करना है। ठीक है। जैसे थर्ड हाउस में वृश्चिक राशि है, तो पराक्रम छुपा हुआ दिमाग से होगा, ओपन नहीं हो सकता है। जो भी मेहनत करेगा, पराक्रम करेगा, वो उस पर प्लानिंग, एनालिसिस करके पूरा सिस्टम की कितना फायदा कितना नुकसान जोड़ घटाना करके, ये छुपा हुआ कोवर टाइप का। बैलेंस की राशि सेकंड हाउस में है, खाने पीने पे, क्योंकि थाली का बैंगन है 6 नंबर, द्वि स्वभाव है। तो सेकंड हाउस में तुला राशि पड़ रही है। तुला राशि, व्हाट इज तुला राशि? इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, इट्स ऑल अबाउट मार्केट प्लेस। व्यापार, घर में व्यापारी लोग हो सकते हैं। बैलेंस कहाँ बनाना है, सलाह क्या देनी है, कोई प्लान नहीं पता। सलाह क्या देनी है भैया, परिवार के लोगों से बैलेंस बना के चलना है, खाने में बैलेंस बना के चलना है, बोलने में बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि 6 नंबर है, क्या पता था क्या बोल दे मुंह से, शत्रु है। राइट। और वाणी अपने से 8वें गई हुई है, अपने से 8वें स्थान में, धर्म स्थान पे है। तो इसका मतलब तो वाणी अपने से 8वीं धर्म स्थान पे बैठी है, तो वाणी में धर्म पूर्वक व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि सेकंड जो नेचुरल सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो राशि है, वो यहाँ पड़ रही है। राइट। बैलेंस बनाना है, छुपी हुई चीजें। अब ये लग्न है, लग्न यहाँ पे आई है अष्टम में, तो
पर्सनालिटी छुपी हुई हो सकती है, ड्वेल हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर है, ड्वेल है, ये छुपा हुआ है। लाइफ एक बार में ऐसे इंसान को समझना क्यों? क्योंकि नेचुरल काल पुरुष की पर्सनालिटी की राशि अष्टम भाव में, तो इसका मतलब पर्सनालिटी के कुछ शेड छुपे हुए होंगे, डीप होंगे। एक बार में एनालिसिस नहीं कर सकते तुम ऐसे आदमी का, क्योंकि वो एनालिटिकल तो है ही, क्या पेश कर रहा है, क्या दिखा रहा है अपने आप को, जरूरी नहीं है वो ऐसे ही निकले, छुपा हुआ है कोई ना कोई शेड पर्सनालिटी का, राइट? अपने से एर्थ। ठीक, उसी प्रकार धर्म की राशि चतुर्थ स्थान पे आई हुई है। बहुत ज्यादा एनालिसिस करने से धर्म में भी एनालिसिस आठवां, वहां भी बदलाव करेगा, क्योंकि जब एनालिसिस है तो धर्म या भाग में भी इतना ज्यादा एनालिसिस कर डालेगा कि न कहीं सुख सफर करेगा, डिले करेगा। एनालिटिकल धर्म की अपनी परिभाषा दे सकता है, या तो ऊर्जा हमें ये समझनी है, उसमें भी बदलाव कर सकता है अपने, क्योंकि नॉलेजेबल है, क्रिटिसिज्म है, चीजों को समझ रहा है, पकड़ रहा है, डीप में जा रहा है, तो ये हो गया। उसी प्रकार कर्मा अपने से आठवां है। कर्मा जब अपने से आठवां है और वो बुद्धि से जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ की राशि अपने से आठवीं गई और वो बुद्धि वाले घर में, तो इसका मतलब कर्मा जो है फिजिकल भले बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन बुद्धि में एक गहरी सोच कर्मा जो है बुद्धि से करेगा, एजुकेशन से करेगा, इंटेलेक्ट से करेगा। शनि स्लो है, मेच्योर है, हर चीज को समझ के। कॉम्बिनेशन किससे बन रहा है? पंचम हाउस बुद्धि क्या होते हैं, अब वहां पे सिंह राशि पड़ती है, तो ऐसे समझ लो कर्मा अपने से आठवां जाके सिंह राशि के डोमेन में आ गया, तो कर्मा कहाँ करेगा? शनि का रूल, शनि कर्मा की राशि पड़ रही है, फिफ्थ राशि के ऊपर ओवरलैप कर रही है, तो यहाँ दो दो रॉ मटेरियल मिले, फिफ्थ राशि, फिफ्थ हाउस पे और नेचुरल काल पुरुष की सिंह राशि पे ओवरलैप कर रही है मकर राशि, जो कि अपने से आठवीं है। तो गवर्नमेंट से के खुफिया विभाग में इंटेलिजेंट है, एनालिटिकल है, डेटा प्रोसेसिंग, एनालिसिस, विजिलेंस, इस तरह के काम बुद्धि वाले कर सकता है, राइट? इच्छा पूर्ति भी अपने से आठवीं गई है, तो जब इच्छा पूर्ति अपने से आठवीं गई है तो ट्रांसपोर्ट से, ट्रैवलिंग से, लोगों से मिलने जुलने से, डेली रूटीन से इच्छाएं पूरी होंगी। ठीक, उसी प्रकार 12th राशि यहाँ पे आई है, मीन राशि। पत्नी, पत्नी के ऊपर, पार्टनर के ऊपर खर्चा आ गया, हानि आ गई है, व्यय आ गया है, व्यय हो सकता है, और पत्नी अपने से आठवीं गई है, तो ये भी थोड़ी सी समस्या यहाँ पे, अगर प्लैनेट को नहीं ले रहे हैं लेकिन नेचुरल ऊर्जा है, शादी का मामला कमजोर हो सकता है, क्योंकि नेचुरल सप्तम राशि अपने से आठवीं गई है, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। तो वर्गो राशि वालों को फ्रीक्वेंट चेंजेस के लिए एनर्जी बताती है, रेडी रहना चाहिए। अब हम ब्लैक बोर्ड पे चार्ट नहीं बनाएंगे, आप लोग 7 नंबर की लगन बनाओ, अपने माइंड में लगन बनाओ, कागज पे लगन बनाओ, हम यहाँ से सिर्फ बोलते हैं, समझाते हैं। और इसको देखिए, जैसे 6 नंबर जो होता है ये ऑब्स्टिकल है, मैंने अभी आपको लिखा ना, जब अर्थ त्रिकोण से समझा रहे हैं तो क्या बताता है? रिसोर्स, ऑब्स्टिकल और कर्मा, यानी कि ये ऑब्स्टिकल्स है, यहाँ पे कर्मा है, यहाँ पे रिसोर्सेज है। तो रिसोर्सेज जो है, अब इसको इसको अपने जीवन में रिसोर्सेज कहाँ से प्राप्त करने चाहिए? 9th हाउस से, पिता से, परिवार से, गुरु से। कर्मा कहाँ करना है? इसको कर्मा कहाँ करना है? लव लाइफ, विद्या, पूर्वजन्म के अच्छे और बुरे संस्कार, स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी, यहाँ पे उसका कर्मा डिमांड कर रहा है। गॉट माय पॉइंट? और तो ये 3 वर्ड फिर उनको अच्छे से वो कर लेना कि क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है और इसको ऑब्स्टिकल्स लाइफ में मिले, लेकिन कर्मा करके धर्म में स्टैब्लिश हो सकता है, रिसोर्सेज पा सकता है। ऑब्स्टिकल है, कर्मा करेगा तो धर्म में स्टैब्लिश हो जाएगा, तो कर्मा में स्टैब्लिश हो जाएगा, यहाँ पे ये रिसोर्स मिल जाएंगे, बाद में रिसोर्सेज आ जाएंगे। ऑब्स्टिकल कर्मा, ऑब्स्टिकल को कर्मा से दूर करे और रिसोर्सेज पाए,
उद्देश्य क्या हुआ, वो घुमा दो उसी त्रिकोण को। ऑब्स्टिकल लेके तो भैया ब्रह्मा की ऊर्जा कर्म तुम पैदा हो गए, लेकिन अगर कर्मा करते हो, पंचम में क्रिएट करते हो, अपने ऑब्स्टिकल को दूर करते हो कर्मा करके, तो रिसोर्सेज नाइन्थ में तुम्हें मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। सिंपल है सच। उसी पर अब तुला राशि पे आ जाओ। जब तुला राशि होगी तो इट मीन्स काम का दूसरी बीच की राशि, 3 7 11 की बीच की राशि तुम पाए। यानी क्या पाए, तुला का मतलब डिजायर। अब जो डिजायर पाए, और डिजायर जब तुम पाए तो पंचम हाउस में क्या पाओगे, पंचम हाउस में गेम्स पाओगे, और 9th हाउस में पाओगे इनिशिएटिव, ये ड्राइव। उल्टा हो गया ना, पहले 3 नंबर की जब बताई थी तो इनिशिएटिव और ड्राइव लग्न में था, अब इनिशिएटिव और ड्राइव पहुंच जाएगा 9th हाउस में, भाग्य में। और डिजायर, क्योंकि डिजायर तो सिर्फ एक कारक तत्व है, तुला के बहुत सारे और भी कारक तत्व हैं कि बैलेंस रखना है। तो अब जब तुला राशि लग्न में होगी तो सेकंड हाउस में वृश्चिक राशि होगी। वृश्चिक राशि सडन अप एंड डाउन चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन है, तो परिवार में, धन में। अब ऐसे आदमी को क्या सलाह दोगे कि भाई धन जो है छुपा के रख, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है उसमें, उसके कारण अप एंड डाउन हो सकते हैं। सेकंड, अब यहाँ पे सेकंड हाउस में वृश्चिक का एनवायरमेंट आ गया है तुला लग्न में, तो वृश्चिक का एनवायरमेंट आ जाने से धन में ससुराल का कब्जा हो गया। काल पुरुष के हिसाब से देखा जाए, धन पत्नी के साथ बढ़ भी सकता है, क्योंकि सेकंड 8th हाउस जो है वो पत्नी का धन भी है। 8th हाउस लाइलाज बीमारियां भी हैं। सेकंड हाउस हमारा गला है, हमारा फेस है, तो यानी कि वो बीमारी जो थायराइड से टॉन्सिल्स, ये आपको सेकंड हाउस में तुला लगने वाले को परेशान कर सकती हैं। ठीक है, बिच्छू का डंक है, तो परिवार में वाणी इसकी कैसी होगी तुला लगने वालों की, अगर खैर प्लैनेट हम नहीं ले रहे हैं तो इसलिए कोई, अगर हम कहते हैं बहुत तीखी नहीं भी हो, क्योंकि लग्न तुला की है तो हो सकता है कि इतनी वाणी तीखी ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ रहस्यमयी चीजें उसमें, या कोई ना कोई डीपनेस होगी। उसी प्रकार जब तुला लग्न होगी तो थर्ड हाउस में धर्म की राशि पड़ेगी, यानी भाई धर्म परायण होगा, भाई के प्रति धर्मा होगा। और क्योंकि हर धनु राशि थर्ड हाउस में पड़ी है, पड़ोसियों के प्रति धर्म तुम्हें निभाने की ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वहां पे तुम अगर अधर्म करते हो तो तुम्हारा नुकसान तय है। कम्युनिकेशन, बातचीत में धार्मिक पुट होगा, रिलीजियस कर्मकांड का ज्ञाता हो सकता है, क्योंकि बुद्ध की है, इंटेलेक्चुअल है, मेमोरी अच्छी है, शार्प है, इंटेलिजेंट है, ग्रंथ रटे हो सकते हैं उसने कई सारे, तो धार्मिक लहजा हो बातचीत करने का। उसी प्रकार जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मकर राशि चतुर्थ हाउस में पड़ेगी। मकर राशि जब चतुर्थ हाउस में पड़ेगी तो मैंने आपको मकर राशि क्या बताया था, लोकल एरिया, सुख, घर अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो सकता है। मकर राशि जो है चैलेंज की भी राशि है, तो मगरमच्छ को ले आओ यहाँ पे, यानी कि घर के लिए किसी चीज के प्रति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ना एक पकड़, टाइट पकड़ बनाना। तो ऐसा आदमी, क्योंकि मगरमच्छ ने एक टाइट पकड़ बना रखी है ना अपने उस पे प्रे पे, तो अपने सुख पे उसने बहुत कठोर या मजबूत ग्रिप बना रखी होगी, ग्रिपिंग की राशि है। सेम वे कुंभ राशि उसकी आएगी पंचम स्थान पे, इच्छा पूर्ति की राशि पंचम में आ जाएगी अगर तुला लग्न होगी। ठीक है, तुला के वहां पे मैंने आपको बता ही दिया, दैट इज गेन्स। तो गेन्स कहाँ से आ रहे हैं, विद्या से, क्योंकि इंटेलेक्चुअल साइन है ना, इंटेलेक्चुअल त्रिकोण बना ना 1 5 9 में, 1 5 9 में इंटेलेक्चुअल त्रिकोण है। गेम्स जो है क्रिएटिविटी से, स्पोर्ट्स से, ठीक है, नॉलेज से, विद्या से, बुद्धि से गेम्स करेगा, राइट। मोक्ष की राशि 12 नंबर की राशि जो है छठे हाउस में पड़ेगी। विदेश का संबंध डेली रूटीन से, आइसोलेशन, ठीक है। अब 12th के मीन राशि के डोमेन, मीन राशि वर्गों के ऊपर कोइंसाइड कर गई, काल पुरुष की वर्गो पड़ती है वहां पे, यहाँ पे मीन पड़ रही है तो मीन कोइंसाइड कर गई। तो मीन राशि से आप क्या समझ सकते हैं, यानी डेली रूटीन को अगर मीन राशि से जोड़ें तो एक 6th हाउस के बहुत सारे डोमेन है, उसमें से कोई 2 4 डोमेन पे हम डिस्कशन कर लेते हैं समझने के लिए। तो अब बॉडी पार्ट्स इस पे जोड़ सकते हो, जल तत्व आ गया, इंटेस्टाइन में आ गया, पेट में वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है पहली। डेली रूटीन में आ जाओ तो मीन राशि जो है फ्लैक्चुएशन है, सुख है,
नींद है, तो अब नींद तुम्हारी शत्रु हो जाएगी। बेड प्लेजर, यानी कि अगर तुम बहुत आराम तलब हो तो तुम अपने डेली रूटीन में यहाँ पे तुम फेल हो जाओगे शत्रु को, यानी शत्रु को तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। बीमारी में तुम आलस नहीं कर सकते हो कि हम दिखा लेंगे अगले महीने डॉक्टर को। अगर तुम्हारी मीन राशि पड़ी है 6th हाउस में, तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा में तुरंत फुल स्टॉप लगाना है तुम्हें। जैसे तुम्हारा केस चल रहा है, तुमने कहा चलो यार अभी 2 डेट में नहीं जाते हैं, तो हो सकता है नुकसान हो जाए। क्यों? तुम रेस्टलेस हो गए, आराम तलब में फंस गए। तो आपको ऊर्जा की मैचिंग देखनी है यहाँ पे कैसे करना। हानि की राशि 6 में है, नौकर घर के जानवर हानि कर सकते। तुमने ध्यान दिया कुत्ते ने तुम्हारा महंगा कुशन फाड़ दिया, तुम बढ़िया जगह से लेके आए थे, तुम घर के पेट जानवर ही तुम्हारी महंगी चीज को कुतर गए। तो सिंपल, क्योंकि हानि की राशि 6th में है। मामा पे खर्चा हो सकता है, ननिहाल पे। अब ये तो हो गया एक जनरल, हम तो सिर्फ एक हाउस को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग हमारा गुरु मंत्र भूल गए कि हर हाउस को और हाउस से रेफरेंस भी बना लो, तो और प्रेडिक्शन निकल आएंगे कि भाई बच्चों के लिए मारक जो है 12वीं राशि है। तो क्या बच्चों को ओवरसीज भेजने में फायदा है? तुला लगने वालों को सोचो, अगर पंचम से 6th हाउस बच्चों के लिए 2nd हाउस है, तो ओवरसीज बच्चों के लिए मारक बन सकता है। टू मच ऑफ नींद लेने की अगर बच्चों को आदत है, बच्चों को अगर नींद लेने की बड़ी आदत है, बहुत देर तक सोने की आदत है, तो 12th हाउस तो सैया सुख का है। ठीक है, बच्चे हैं तो ऑब्वियसली बात है, दे विल नॉट इंडल्ज इन सेक्स फॉर दैट थिंग, बट दे विल स्लीप। वो उनके लिए मारक हो जाएगा, फिर चाहे करियर हो, चाहे प्रोफेशन हो, आलसी हो जाएंगे। माता के लिए 3rd हाउस पराक्रम है, और वहां पे ओवरसीज की राशि पड़ी है, वहां पे 12th हाउस पड़ा हुआ है। तो 12th हाउस क्या है? खर्चा है। माता खर्चे से पराक्रम करती नजर आएंगी, हमेशा जूझती नजर आएंगी। तो रेफरेंस बनाओ। तो अभी तक हमने तुम्हें रेफरेंस की बात नहीं करी थी 4-5 साइन में, लेकिन वो तो अंडरस्टूड है कि रेफरेंस तो हर हाउस का बनाना है अगर ज्योतिष सीखना है, क्योंकि हम हर हाउस का रेफरेंस तो नहीं बना सकते। ठीक है, और ऊर्जा तो पता ही अपने से 8वां है हर चीज, तो 8वें में सडन अप एंड डाउन इवेंट्स, आइसोलेशन हो सकता है। ओके, तो इस तरह से चीजों को समझना। अब तुला लग्न में 7th हाउस जब पड़ेगा, तो तुला लग्न में 7th हाउस में मेष राशि पड़ेगी। इनिशिएटिव, ब्रेवरी, कोई नया काम स्टार्ट करना, मेष राशि 7th हाउस में पड़ेगी। सॉरी, तो जब मेष राशि 7th हाउस में आएगी तुला लग्न में, तो आप के पार्टनरशिप के साथ एक ऊर्जा है, अग्नि प्रधान राशि है। आपका फर्ज क्या बनता है कि आप अपने 7th हाउस में बैलेंस, क्योंकि आप तो बैलेंस ही हैं, तराजू हैं, तो बैलेंस भी बनाना है। 7th हाउस में तुला होने में, मेष होने में, आपको अपने बिजनेस के पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा आगे बढ़ के काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपको पहले स्टेप आपको लेना है। अगर झुकना भी है तो पहले आपको सॉरी बोलना। तो मेष है तो यहाँ इनिशिएटिव आपके, इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव की ऊर्जा है 7th में। और क्योंकि बैलेंस का डोमेन आपके पास है, तो जरूरी नहीं कि आप पत्नी के सॉरी बोलने का इंतजार करें या पति के सॉरी बोलने का इंतजार करें। ठीक है, उसी प्रकार जब तुला राशि होगी तो 8th भाव में वृष राशि पड़ेगी, यानी आपका परिवार, आपका एक्युमुलेशन धन। अब जब तुला लग्न में 8th हाउस में वृष राशि पड़ेगी, तो वो सॉरी 7, हाँ, सॉरी, जैसा तो क्या हो गया सेकंड हाउस को? अफिलिएट हो गया क्या? अफिलिएट तो नहीं हुआ सेकंड हाउस ना। देखा सेकंड हाउस की बात की, सेकंड हाउस एप्लीकेशन में आ गया। कहने का मतलब ये है कि तुला लग्न में 8th हाउस में वृष राशि पड़ेगी। आपका धन गहराई में जा सकता है, ससुराल पे लग सकता है। आपका धन अगर आपने किसी को दे दिया, कोई सामने वाले अब यहाँ पे एक बहुत महीन चीज समझिए, नेचुरल काल पुरुष की एक्युमुलेशन की राशि है,
8th हाउस जो है अदर्स मनी है सॉरी अदर्स का मनी है, यानी आपका पैसा दूसरे के तिजोरी में जा रहा है, आपकी तिजोरी की राशि सामने वाले के 8th हाउस यानी वहां पड़ रही है वृक्ष, तो यानी आपकी एकुमुलेशन ऑफ मनी काल पुरुष का जो सेकंड राशि होती है वो अदर्स 7th से सेकंड अदर्स के ट्रेजर में गई। सावधान रहिए लोन देने से पहले, इसके लिए किसी प्लैनेट की जरूरत है? हम इसको डिटेल में एक बार फिर समझा देते हैं जब भी तुला लग्न बनाएंगे तो तुला लग्न में 8th हाउस में वृष राशि पड़ेगी। वृष राशि काल पुरुष की नेचुरल एकुमुलेशन, पैसे की, तिजोरी की, फाइनेंस की राशि है। तो यानी नेचुरल फाइनेंस की राशि 8th हाउस में जब पड़ गई तो 8th हाउस जो है अदर्स बनी है, बिकॉज 7th हाउस से सेकंड है, अदर्स का पैसा, अदर्स की तिजोरी, तो आपका पैसा उसकी तिजोरी में आपने लगाया, उसने अंदर कर लिया, जाओ, देना ही नहीं है, मिलना ही नहीं है। तो ऐसे तो ये वीक है तुला राशि को, इसीलिए नेगोशिएशन, एवरेजिंग, लाइजिंग बहुत तुला राशि की एक गुण है, वो तो समझ के बढ़िया बिल्कुल बराबर से कि अगर पैसा दे रहे हैं तो उसकी पूरी लिखा पढ़ी गारंटी कर लेनी चाहिए, नहीं तो प्रोन है, ब्रह्मा की ऊर्जा है, ठीक है। उसी प्रकार तुला राशि के नवम भाव में मिथुन राशि पड़ेगी। मिथुन राशि कम्युनिकेशन है, पराक्रम है, तो क्योंकि ये बुद्धि वाला ज्यादा है ना, बुद्धि इसके बहुत है, तुला वाला मतलब बैलेंसिंग की उम्मीद कर रहा है, बैलेंस करना। तो 9th धर्म भाग में जब मिथुन राशि पड़ती है तो मिथुन राशि क्या बताती है, यानी कि 3rd हाउस का एनवायरनमेंट उठ के आपके 9th हाउस में आ गया है, जो कि धनु के ऊपर कोइंसाइड करेगा, बेसमेंट में धनु मान लो, ऊपर उसके मिथुन आ गई। तो अब जब तो इसका मतलब धर्म की व्याख्या बुद्ध, और बुद्ध में क्योंकि मिथुन राशि में कई सारी और भी चीजें निगेटिव पॉइंट भी है, तो उसको वो अपने हिसाब से मोल्ड कर ले, रिश्तों को मोल्ड करना, अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करना, वहां पे वो पराक्रम कर रहा है, राइट। तो और जो डोमेन आपने सीखी है उनको भी एक करके लगा लीजिए, उससे भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सेम वे जब आप तुला लग्न बनाएंगे तो दसम में कौन सी राशि पड़ेगी? दसम में पड़ेगी आपकी कर्क राशि। तो तुला लग्न वालों को कर्क राशि यानी कि होमलैंड, वास्तु, रियल एस्टेट, लिक्विड, सिल्वर, ऑयल, ऑयल सही सॉरी ऑयल नहीं, वाटर, मिल्क, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, चंद्रमा, चंद्रमा के डोमेन लाइए, पर्ल, ट्रैवलिंग, लिक्विड कैश मनी, फाइनेंस, लेन देन, तुला बैलेंस है, ब्याज बट्टे का काम, बैंकर की एक नैसर्गिक रूप से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो प्रोफेशन में ये सारे टच आ जाएंगे। फिर 4 नंबर है तो अपना मैंने आपको क्या बताया, प्रोफेशन में भी सुख ढूंढेगा, आराम ढूंढेगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फिर मंगल संबंध में जाए, प्लैनेट की हम बात कर नहीं रहे, तो ऐसे आदमी को कर्म में भी सुख का एनवायरनमेंट चाहिए। तो तुला में क्योंकि हर चीज अपने से 8th है और 8th होती है, 8th राशि के 2-4 पहले 8th के 2-4 डोमेन और समझ लो। वृश्चिक जो होती है सारी 7 घरों की यात्रा करने के बाद कुछ बेटर बड़ी तरफ जाना, मोक्ष की तरफ बढ़ना, ट्रांसफॉर्म होना, बदलाव होना, यानी कि आर्थिक जीवन को जी के यहाँ पे ईगो सेल्फलेस सर्विस है। बहुत बड़ा पॉइंट है कि 8th जो है एफर्ट्स है। अब इसको नोट को पहले लिखवा चुका हूँ कि कर्क जो है कंफर्ट है, 8th एफर्ट्स है और 12th जो है मोक्ष है। तो इसका मतलब कि तुला लग्न वालों की जब हर चीज अपने से, अगर पोजीशन वाइज देखी जाए तो अगर हर चीज अपने से जो है 8वीं गई हुई है, जैसा सॉरी मैं कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, मैं लगता माइंड मेरा कहीं और चला गया पढ़ाते पढ़ाते हम एक दो क्वेश्चन लेंगे पर माइंड को रिफ्रेश करेंगे तब दोबारा पढ़ाएंगे, माइंड मेरा बाहर इसमें कहीं भाग रहा है लग रहा है। चलिए हो सकता है हमारा भी तो चंद्रमा है 6-8-12 में ट्रैवल कर सकता है कहीं भी। एनीवे सॉरी फॉर द, लगता है आई स्लिप्ड समथिंग, पढ़ाते पढ़ाते दिमाग से कभी कभी निकल जाता है, तो आई एम वेरी मच सॉरी। मैं लूंगा अभी एक क्लास को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल एक दो क्वेश्चन लेंगे। चलिए वंदना जैन करें।
हाँ, जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। सर आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। मतलब मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो लेकिन न्यूमरोलॉजी से मुझे अपना प्रिडिक्शन थोड़ा सा अधूरा लगता था, तो मुझे लगता था कि मुझे एस्ट्रोलॉजी भी करनी चाहिए। तो मुझे बड़ी टेंशन थी कि मैं भाई एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, मैं कैसे सीखूंगी। मैं एक होम मेकर भी हूँ, लेकिन आपकी क्लास ज्वाइन करके मुझे बहुत आसान लग रहा है। मुझे लग रहा है कि बस मुझे इन सब चीजों को याद करना है, समझना है, तो मैं कर लूंगी। तो मैं आपका यही है कि मैं आपका फुल एस्ट्रोलॉजी कोर्स करना चाहती हूँ, आप जल्दी से जल्दी लाइएगा। यही मैं हम खुद भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों की इतनी उत्सुकताएं और तुम लोगों का इतना एफर्ट और तुम लोगों का इतना साथ देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि हम कम से कम 6 महीने का एक कोर्स तुम लोग के लिए लाएं। भले सैटरडे संडे क्लास उसकी हो दिन में, लेकिन मैं एक 6 महीने कोर्स लाऊंगा जिसमें मैंने सिलेबस सब बना लिया है उस 6 महीने का। वो 6 महीने के बाद ये मेरा वादा है कि तुम लोग की प्रिडिक्शन तो मैं नहीं यूज करता हूँ ये वर्ड बहुत ज्यादा, क्योंकि जब तुम ज्योतिष जान जाओगे तो प्रिडिक्शन तो उसका एक बाई पार्ट है, छोटा सा। मुझे पता है। पीडीएफ भी लाइएगा, क्योंकि जो मतलब गुरुजी आप जेंट्स हैं, आपके पास टाइम ज्यादा होता है, पर जैसे मैं होम मेकर हूँ तो हमारे जैसों के पास टाइम बहुत कम होता है, तो वो हमें रिसर्च के लिए टाइम नहीं मिलता। तो हमें लगता है कि कई बार पीडीएफ वगैरह मिल जाए तो उससे आसानी रहती है। चलिए अभी अपना क्वेश्चन पूछिए। अभी तक जो पढ़ाई जितनी लगने 7 लगने तक पढ़ाई 7वीं अभी चल रही है, उसमें थोड़ा क्वेश्चन ये है कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा सा। इसके लिए तो हम लोग जब लास्ट डे क्वेश्चन आंसर लेंगे तब बताएंगे। वैसे जर्नी हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफी कुछ उसमें है बताने लायक, बट क्या है ना, उससे आज अरे चलो हम तुम्हें ज्योतिष परिप्रेक्ष्य से बताते हैं कि हमारे अंदर ज्योतिष के कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है, उसको सब कुछ सीखने को मिलेगा। देखो पहली चीज तो ये समझो कि हमारा लग्न का नक्षत्र है मृगशिरा। मृगशिरा नक्षत्र जो है वो एक्यूजिटिवनेस को दर्शाता है, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र का सिंबल होता है हिरण का सर। और हिरण जंगल में कभी भी अगर तुमने नेशनल ज्योग्राफिकल या डिस्कवरी पे हिरण की बायोग्राफी देखोगे तो हिरण बहुत चौकन्ना प्लेनेट है। वो इधर देखेगा उधर देखेगा, जंगल में यहाँ घूमेगा वहां घूमेगा, सर्च फॉर समथिंग, इट मे बी वाटर, इट मे बी मस्त फ्रेग्रेंस, उसको ढूंढता है वो। और चंद्रमा क्योंकि इसका लॉर्ड होता है, डिटी होता है, लॉर्ड तो इसका मंगल होता है, चंद्रमा खुद एक्यूजिटिवनेस है, वो भी ट्रैवलर है। तो हमने हमारी जिंदगी में ये जो नाम जिज्ञासु हमारा है, ये किसी का दिया हुआ नहीं है, ये मेरा अपना खुद का प्रोड्यूस नाम है। और तब हमें ये भी नहीं पता था कि एक्यूजिटिवनेस माने मृगशिरा या हिरण का सर, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट आया। तो ऊर्जा आदमी से साथ हमेशा प्ले करती है। तो पहली चीज तो लग्न का नक्षत्र जो है मृगशिरा रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, मेरे लग्न में केतु बैठा हुआ है, तो केतु जो है इंटरनल जर्नी कराता है, इंट्यूटिव बहुत है। क्योंकि केतु इंट्यूटिव जो इसलिए भी हो जाता है कि वो उसके बाद दिमाग तो है नहीं, सर तो कट गया, तो उसके बाद सिर्फ दिल है। जब भी लग्न में किसी का भी केतु होगा, अगर वो अच्छा है, उसका डिस्पोजिटर केंद्र त्रिकोण से है, एक्सॉल्टेड है, तो वो इंसान कभी भी किसी को देने में, कुछ भी करने में, डीलिंग करने में दिमाग नहीं लगाएगा, लगा ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद दिमाग ही नहीं, दिल है। जो आप इस कोर्स में जो फॉर्मूला बता रहे हैं ना, वो सर कई गुरु हैं जिनका नाम है, बहुत अच्छा भी पढ़ाते हैं, लेकिन इस तरह के फार्मूले वो एकदम से नहीं देते कि हाँ भाई सालों की रिसर्च के जो फॉर्मूले हैं वो एकदम से भी एक हल्के कोर्स में या सस्ते कोर्स में भी दे दें, ऐसा मार्केट में बहुत कम है। लेकिन यही है कि आपने छोटे कोर्स में भी बहुत बड़ी चीजें दी हैं, और ये चीज फिर आप अपने फुल कोर्स में भी रखिएगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको मतलब इतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आने वाले जन्म में भी आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी इसके लिए, क्योंकि ब्लेसिंग जो होती है वो दिल से निकलती है। चलिए थैंक यू। उसको देना नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये तो केतु वेरी गुड। मैं आपके बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आप ऐसा अगर विचार करते हैं। तो ज्योतिष में समझो, ज्योतिष के लिए हम तुम्हें ज्योतिष बनने के फॉर्मूले फिलहाल बता रहे हैं, तो हमारी माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। 9th हाउस along with 5th हाउस मस्ट बी वेरी स्ट्रांग। तुम सब देख लो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम लोगों ने जब भी ज्योतिष शुरू किया होगा तो कहीं ना कहीं तुम लोगों का 5th या 9th हाउस या हाउस लॉर्ड का संबंध उस समय होगा। दशा में विंशोत्तरी लगा लेना, परसों में बताना। क्यों? क्योंकि 9th हाउस जो है वो वेदांग है, वो ज्योतिष एक वेद की वेदांग है, वेद है। और 9 से 9 5th है बुद्धि विद्या।
तो 9th एक्टिवेट हुआ, 9th से 9th एक्टिवेट हुआ, इसलिए ज्योतिष में उस समय इंसान आता है। राहु बैठा, कोई भी ग्रह बैठा हो वो भी एक्टिवेट करेगा। तो 9th या 9th हाउस का संबंध, उन ग्रहों का संबंध जरूर होगा जिस समय तुमने ज्योतिष, एकदम अनडिस्प्यूटेड कथन में बोल रहा हूँ, लगाओ फिर बताओ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज होती है 9th हाउस जो है वो 8th हाउस अकल्ट का है, छुपी हुई चीजों का है, ज्योतिष नहीं है वहां पे, गुप्तचर रिसर्च, केमिस्ट्री की रिसर्च, ज्योग्राफी, लेकिन 8th हाउस भी होना जरूरी है, क्योंकि 9th हाउस जो है वेद वेदांग है, तो 8th हाउस अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर वेद वेदांग में ज्योतिष में रिसर्च कहां से करोगे। तो ज्योतिष के लिए जरूरी है सबसे पहले 9th हाउस, देन 8th हाउस, क्योंकि रिसर्च का है तो ज्योतिष की रिसर्च, ठीक, मेजर इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद प्लैनेट 9 के 9 ज्योतिष देते हैं, बिल्कुल बिंदास समझ लो, पहले हाउस को समझो कि हाउस कौन कौन सा ज्योतिष दे रहा है। सेकंड हाउस क्योंकि स्पीच का है, बोलने का है, सच बोलोगे, झूठ बोलोगे, बेवकूफ बनाओगे, इसलिए सेकंड हाउस भी इंपॉर्टेंट है। एक एक करके सारे हाउस भी आ जाते हैं, लेकिन फिलहाल 9th हाउस सबसे पहला हाउस है, 8th सेकंड, ठीक। इसके बाद समझो ग्रह, सारे ग्रह ज्योतिष दे सकते हैं, सूर्य से लेके चंद्रमा से लेके बुध तक, वे सबके अपने अपने डोमेन है। जैसे मरकरी जो है केपी दे सकता है, ठीक है, गुरु जो है पराशरी दे सकता है, शुक्र जो है नाड़ी दे सकता है, मंगल लाल किताब वास्तु दे सकता है, केतु स्पिरिचुअल से कुछ भी मुंह से बोल दिया हो गया, राहु तंत्र दे सकता है, शनि तंत्र दे सकता है। तो ऐसा नहीं है, सभी विद्याएं हैं वेद की, तो सारे ग्रह अपने अपने लेवल पे। अब जैसे मान लो मंगल नहीं है, तो मंगल है तो आप ज्योतिष बहुत अच्छा जानते होगे, लेकिन आप पुट अप नहीं कर पाओगे पावर से अपनी बात को, आप डरोगे, अरे यार कहीं गलत ना हो जाऊं, अरे यार कहीं, तो मंगल ऊर्जा है, ऊर्जा लगा दी तुमने, हाँ तुम्हें लग रहा है 19, जो तो धीरे धीरे सारे ग्रह। अच्छा, फिर ज्योतिष के कॉम्बिनेशन में कई जगह होता है कि हम सिर्फ ज्योतिष पढ़ेंगे या हम ज्योतिष से बहुत पैसा कमाएंगे या ज्योतिष सेवा के लिए करेंगे, वो सब कॉम्बिनेशन जब कारक आप लोग जान जाते हैं तो आप लोग धीरे धीरे चीजों को समझ जाते हैं। चलिए, मैं फिलहाल अपने तो और बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे सिखाएंगे। तो अभी हम 7th को यहाँ लाते हैं। 7th में सबसे बड़ी चीज हम बोल गए 7th, हर चीज अपने से 8वीं है, 9 7th में तुला राशि में हर चीज अपने से 7वीं मतलब मी एंड अदर्स का सेम, आमने सामने का खेल है। तो एफर्ट है, एफर्ट डालना पड़ेगा ना, सामने से लेना आसान है, नौकरी करो चाहे कुछ भी करो, क्योंकि बैलेंस है, नेगोशिएट करना है, एफर्ट डालोगे तभी होगा। तो और यहाँ पे जो एफर्ट है, तुला राशि का जो सबसे बड़ा ब्रह्म भाग है, वो एफर्ट जो है सेल्फिशनेस के बिना है, सेल्फिश नहीं हो सकते आप तुला में। अगर क्योंकि तुला जस्ट है ना, बराबर है तराजू, यहाँ अगर आप सेल्फिश हो जाए तो आप अपना पल्ला भारी कर लेंगे, अगले को 40 रुपए देंगे, खुद 60 रख लेंगे। लेकिन ना, तुला का मतलब है कि एवरीथिंग, क्योंकि 1 और 7 का एक्सेस है, यानी बराबरी का एक्सेस है। तो यहाँ पे सेल्फिशनेस नहीं हो सकती है, विदाउट सेल्फिशनेस ही ये चीज होगी। ये कीवर्ड तुम कहीं भी लगाओगे तुम्हें तुला का हर जवाब मिलेगा, क्योंकि हर चीज अपने से 7वीं है। यू हैव टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन 12th and 6th, you have to make balance between 2nd and 8th, you have to make balance between sukh and karma. तुला क्यों? क्योंकि everything is 7th from itself. भाई अगर सुख चाहिए तो वंदना जैन मित्तल को करो अनम्यूट। तो वंदना जी ये बताइए, सुख चाहिए तो हमें बैलेंस किस हाउस से बनाना है? हाउस से बैलेंस बनाना है, चार्ट नहीं बनाया गुरु जी दिमाग में अभी। या सुख जो है 4th हाउस होता है। हाँ 4th हाउस के सामने कौन सा हाउस होता है? हाँ 4th हाउस के सामने कौन सा हाउस होता है? 4th हाउस के सामने 10th हाउस होता है। तो सुख को बैलेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्म करोगे तभी सुख मिले, कर्म करोगे पैसा आएगा, पैसे से सुख, जितने भोग सकती हो भोग लो। तो यहाँ पे तुला राशि वाले को हमेशा अपने जीवन में, और सेल्फलेस, ठीक है, तुला सेल्फलेस भी होना चाहिए गोल, ये भी ऋषियों ने लिखा है। तो विदाउट सेल्फिशनेस, सेल्फलेस गोल करके बैलेंस बना के, क्योंकि हर चीज अपने से 7वीं है, सामने है। मेरा कन्या लगन है और आपने गुरुजी जो भी बताया सारे प्रिडिक्शन उसमें लग रहे थे, लेकिन मैंने कोई प्लान देखो नहीं उठाया बिटिया।
प्लान लगाया मैंने, बताओ। तो मैं, और तुम लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दे लोगे, मेरे पास टाइम नहीं है। ये जो लग्न है ना, मैं एक एक दिन में एक एक लगन पढ़ा ही है मैंने, 3-3 घंटे 6 महीने वाले बैच में। यहाँ तो मुझे मजबूरी है कि मुझे शॉर्ट बेस को निपटाना पड़ रहा है, वरना इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं तुम्हें बिना किसी प्लेनेट के 144 प्रेडिक्शन लिखवा दूं और तुम लोग कर लोगे। मैंने तुम लोगों को पूरी ब्रॉड हिंट दी है कैसे तुम्हें लगाना है, हाँ, सिर्फ लगन देख के। आपका ज्ञान आपकी बातों से झलकता है अरे गुरुजी। तो एक सेकेंडरी बात है, मैं थैंक यू फॉर दैट। लेकिन ये ज्ञान नहीं, ये पैशन है मेरे अंदर की, आग है। क्योंकि सिखाने वाला तो कोई मिला नहीं मेरे, ऐसा नहीं मैं निगुरा नहीं हूँ, 2 गुरु हैं मेरे लाइफ में, लेकिन हाँ, लेकिन उनसे मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ सालों तक सीखा है। मैंने अपने दोनों, एक गुरु जो मेरे सबसे बड़े गुरु हैं, उनसे तो मैं अपने जीवन में शायद 3 या 4 बार मिला हूँ 10-10 मिनट के लिए। दूसरे गुरु के पास जरूर मैं 1 साल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ 3 बातें, 3 सेंटेंस में पूरी ज्योतिष का आधार है मेरे। वो मैं कभी मौका लगेगा तो, मौका लगेगा फ्री होंगे तो हम लोग उसमें तुम्हें बताएंगे क्या उन्होंने हमें बताया, जो हमने क्या पकड़ा। जैसे हम, तुम पता है, तुम इतनी बातें बता देते हैं कि तुम लोग अगर पकड़ने वाला हो तो भाई कहाँ पहुंच जाए। हमको तो गिनती की सिर्फ 3 बातें बताई हमारे गुरु ने, 3 बातें 3 लाइन में, और उसी को आधार बना के हमने पूरा ज्योतिष छान डाला। इसमें समय भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कि आपके पास समय है उतना। भाई अब ज्योतिष अगर करना है तो बात समझो ना, ज्योतिष जो अब तुमने हमको छेड़ दिया तो हम तुमको ऐसे नहीं जाने देंगे। सुनो, ज्योतिष जो है बिटिया गृहस्थों की विद्या नहीं है। ज्योतिष जो है वो सन्यासियों की विद्या है। गृहस्थ अगर ज्योतिष करता है तो बर्बाद हो जाता है, असली वाला। नकली वाला करने में वो करोड़पति हो जाता है, ठीक है। नकली ज्योतिष अगर करेगा तो करोड़पति हो जाएगा, लेकिन असली ज्योतिष अगर वो सीख रहा है तो ये गृहस्थों को मना है ये विद्या। गृहस्थ आदमी ज्योतिष नहीं करता है, करना भी नहीं चाहिए, परिवार पे असर आता है। तुम लोग समझो, तुम लोग हमारे पीछे पड़ते हो, फोन करते हो, चार्ट देख दीजिए, चार्ट दिए। अरे भाई तुम लोग खुद सोचो, जैसे हम कोई अच्छे इंसान है, हमारे पास भी तो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, तो हमारे चार्ट में तो कामनाएं वासनाएं, वैसे तुम सबके चार्ट में कामनाएं वासनाएं हैं, ठीक है। तो जैसे ही चार्ट जीवित होता है, चार्ट जो है, देखो बात समझो, चार्ट इज या यंत्र, जैसे यंत्र जागृत होता है ना, तो चार्ट भी तो एक यंत्र है बिटिया, उसमें भी तो ग्रह मंगल राशि है, तो दैट इज या यंत्र। तो यंत्र जीवित है, तो यंत्र जैसे हम देखेंगे यंत्र, उसकी सारी निगेटिविटी हम ऑब्जर्व करेंगे। वो अलग बात है हम तुमसे पैसा ले लें, तो पैसा लेके थोड़ा कर्म कट जाएंगे हमारे, हम तो तुम्हारा पैसा ही पता नहीं कैसे कमाया हुआ हो। तो इसलिए वो यंत्र है, चार्ट इज या यंत्र, उसको जागृत है। तो जागृत यंत्र जब हम दिन भर में 20-25 अगर दे डालेंगे, तो सोचो समय अच्छा चल रहा हो, पीरियड अच्छा चल रहा हो, दशा अच्छी चल रही, तो पैसा भले आ जाए, नहीं पैसे के साथ साथ, अब जैसे एक कहानी हम तुम्हें सुनाते हैं मजेदार, और हम भी रिफ्रेश हैं। एक बार एक ज्योतिष के पास एक आदमी गया, तो बोला जो है हमारे बारे में कुछ बताइए। तो बोला बेटा कल घर से अपनी मिट्टी ले आना, हम तुम्हारे बारे में बता देंगे। तो अगले दिन वो आदमी जब मिट्टी लेके पहुंचा, तो ज्योतिष महाराज बोले तुम्हारी जो है बड़ी वाली बेटी का अफेयर जो है वहां चल रहा है, तुम्हारे जो 3 बच्चे हैं उसमें से 2 बच्चे तुम्हारे हैं, एक पड़ोसी का है, मतलब दुनिया भर की बातें उसने बताई कि, और जो है तुम्हारी जो है पत्नी जो है वो, या पति जो है उसका जो है वो कुछ दिन में जो है तुमको छोड़ के भागने वाली है। तो इस तरह की सारी बातें थी। तो वो आदमी बहुत जोर से हंसा, बोला क्यों हंस रहे हो? यानी वो पंडित जी, वो जल्दी में अपने घर से मिट्टी लाना भूल गया, तो तुम्हारे आंगन से मिट्टी उठा ली थी हमने। तो यही वही तुम्हारे आंगन की मिट्टी है। तो जल्दी अपने घर से लाना तो भूल गया, तुम्हारे घर की मिट्टी उठा ली। तो ये सारी, तो कहने का मतलब है ज्योतिषों का बुढ़ापा बहुत खराब गुजरता है। अब तो तुम्हें सिंपल एग्जांपल समझाते हैं। बुढ़ापे में तुम ज्योतिष सीख गए, बुढ़ापे तक तुम पक जाते हो ना ज्योतिष सीखते सीखते। तुम्हारी बहू घर से निकली, तुमने प्रश्न कुंडली बनाई, तुमने देख लिया अब ये 2 लोगों से संबंध बना के वापस आएगी। अब तुम्हारी आधी जान तो निकल गई, बोल भी नहीं सकते हो, मना भी नहीं कर सकते हो, कुंडली से तुम्हें समझ में भी आ रहा है। तुम्हारी बेटी निकली, बेटा निकला, तुम्हें पता सारा ये ड्रग्स लेके आएगा पी के, क्योंकि तुमने प्रश्न कुंडली बना ली नीचे निकलते समय उसको क्या करने जा रहा है। तो आभास बहुत खराब होता है, बुढ़ापे में बहुत कष्ट होता है। तो ज्योतिष इसीलिए शांत, जब मोह माया और बंधन में हो, पारिवारिक बंधन में हो, तो ज्योतिष नहीं करना चाहिए।
पढ़ाना देखो एक अलग मैटर है कि हमने 20 साल रगड़ा तो हम तो सोचते हैं कि यार तुम लोग इतना ना रगड़ो भाई, हमने यात्रा करके कष्ट झेले ना, एक इधर उधर चुन चुन के लाए, तो तुम लोग का समय क्यों बर्बाद हो। लेकिन अब उसमें अगर एस्ट्रोलॉजी करें तो कर्मा फेस करना पड़ेगा ना, इसीलिए तुमने सुना ही होगा ना कि